वेलकम टू एसके कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आपका एसके कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 10 साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 2। और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन, और इसको एकदम डिटेल में करेंगे। और इस लेक्चर का एंड हम ह्यूमन रेस्पिरेशन के साथ करेंगे। अपने सारे कंसेप्ट रेडी करते हुए बिल्कुल जीरो से शुरू करके एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेवल तक करेंगे। और एक और चीज गाइस, इफ अगर देखो द थिंग इसकी इसका जानना बहुत जरूरी है। अगर हम मान लो कोई चैप्टर, मान लो अगर वो 100 है, तो जब तक हम उसको 120 लेवल तक नहीं करेंगे, मतलब अगर कोई चैप्टर 100 लेवल है, जब तक हम उसको 120 लेवल तक नहीं करेंगे तब तक वो हमारे कभी समझ ही नहीं आएगा और हम 100 तक रह जाएंगे। तो किसी भी चैप्टर को करने के लिए ना हमें 120 तक जाना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जो 90% प्लस मार्क्स आते हैं ना, वो एक्स्ट्रा करने से ही आएंगे। बिना एक्स्ट्रा मेहनत के और बिना एक्स्ट्रा चीजें जाने नहीं आएंगे। क्योंकि एग्जामिनर को पसंद होता है जब कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लिखता है, क्योंकि हाँ भाई उसने एक्स्ट्रा मेहनत करी है। और और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, चैनल पे क्या करते हैं, चैनल पे साइंस प्लस एसएसटी एकदम जीरो से शुरू करके एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी तक लेवल तक लेकर जाते हैं। हम साइंस का एक चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, केमिस्ट्री का, और एसएसटी का भी हम एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का कर चुके हैं, और दोनों के सेकंड सेकंड चैप्टर एकदम रनिंग है। तो गाइस बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस हमारा जानना जरूरी है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का। देखो बहुत कॉमन कंसेप्शन होता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों के दोनों एक ही चीज है, लेकिन वो दोनों एक ही नहीं होती। लेट मी प्रूव वाई वो दोनों एक नहीं होती। देखो, जब किसी भी चीज को लिखने का ना एक तरीका होता है। जब तुम कोई टेबुलर फॉर्म बना के लिखते हो, कोई डिफरेंशिएट बिटवीन करते हो, देखो कॉमन कंसेप्शन क्या हुआ कि दो लाइनें बनाई, एक साइड रेस्पिरेशन एक साइड ब्रीदिंग लिखा। ये सब कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन इफ यू आर कमिंग टू इसके कंसेप्ट, मैं तुम्हें कुछ नया ही बताऊंगा। देखो इसको ना तुम तीन लाइनें बनाओ, और फर्स्ट पे लिखो पैरामीटर। और मान लो हम जिन दो चीजों को कंपेयर करें, जैसे यहाँ पे हम रेस्पिरेशन लिखेंगे और यहाँ पे हम ब्रीदिंग लिखेंगे। देखो पैरामीटर में हम वो चीजें लिखेंगे जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इससे करने से क्या होता है कि एक ना क्लियर बाइफरकेशंस हो जाते हैं। बाइफरकेशंस इज क्लियर डिविजन्स हो जाते हैं कि हमें किस पैरामीटर पे करना है। तो हमारा जो दिमाग है वो भी एक चीज पे रहता है। साथ ही साथ जब वो एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करेगा, उसको लगता है कि हाँ इसने बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन काम करा है। तो देखो द थिंग इज कि तुम चाहे अपने आंसर में एकदम बहुत डिटेल में लिख दो, जब तक तुम्हारी प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं होगी ना, तब तक वो कैची नहीं बनेगा, तब तक तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर तुम सोचते रह जाओगे हमें इस पे फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं इस चैनल पे बताता रहता हूँ कि कैसे फुल मार्क्स को स्कोर करना है। तो नाउ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, इस कंसेप्शन को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि दोनों डिफरेंस कैसे हैं। देखो ब्रीदिंग तो अपना पैरामीटर, इसका पैरामीटर क्या होगा। सबसे पहले हम किसी भी डेफिनेशन की शुरुआत करते हैं, किसी भी डिफरेंशिएट बिटवीन की शुरुआत करते हैं उसकी डेफिनेशन से। देखो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज दी बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। देखो जो रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या होता है कि हमारा जो जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी बॉडी में फूड होता है, जो हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस होते हैं, उसका जब ब्रेकडाउन होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। और देखो कितना डिफरेंस है इसमें और ब्रीदिंग में। अब यहीं पे ब्रीदिंग क्या होगी, ब्रीदिंग इज दी मैकेनिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज दी मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। देखो ब्रीदिंग हुआ अपना नॉर्मल सांस लेना, हम सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या हुआ, रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। देख रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों चीजों में। हम फालतू में दोनों को सेम मानते हैं। अब इसमें आ गया टाइप ऑफ प्रोसेस। और तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। क्यों इसमें, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी, फूड को तोड़ा जा रहा है तो केमिकल रिएक्शन है ये हमारी। देखो ये तरीका होता है रिएक्शन लिखने का, मैंने चैप्टर में बताया था कि इसको रिएक्शन लिखने का शॉर्टकट ये होता है। तो अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो इसको जरूर लिख सकते हो, लेकिन बोर्ड में ये बिल्कुल मत लिख के आना, है ना। तो और ब्रीदिंग कैसा टाइप ऑफ प्रोसेस हुआ, ये मैकेनिकल हुआ। हमारी मसल्स की मूवमेंट हो रही है, हमारी जो ऑर्गनों की मूवमेंट हो रही है ब्रीदिंग करने के लिए। नाउ थर्ड, साइट ऑफ अकरेंस हो कहाँ पे रही है, ऑकरेंस, है ना। रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है हमारी, लंग्स में, ना ना ना, यहीं पे गलती कर दी ना। रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है हमारी बताओ, रेस्पिरेशन होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में।
देखो और भी ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं बट ये मेन होता है। और ब्रीदिंग कहाँ पे होती है? हमारी लंग्स में। और किस जिन चीजों पे कंपेयर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कंट्रोल पे, है ना? देखो ब्रीदिंग वॉलंटरी, देखो वॉलंटरी मतलब जो हम कंट्रोल कर पाए, इनवॉलंटरी जो हम कंट्रोल ना कर पाए। देखो कई बार होता है ना, हम ज्यादा तेज सांस लेना चाहते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम ज्यादा तेजी से खाना पचा पाए, ये हमारे कंट्रोल में हुआ? नहीं, ये कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो रेस्पिरेशन हमारी हुई इनवॉलंटरी, है ना? और ब्रीदिंग को वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी दोनों के दोनों हुई। तो ये हमारा डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। और इससे हमने जाना कि जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो हमारा फूड होता है उसको तोड़ा जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। और जबकि जो हमारा ब्रीदिंग है उसका रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक प्रोसेस है जिससे हम सांस अंदर लेते हैं और सांस हम छोड़ते हैं। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर? देखो रेस्पिरेशन को हम बेसिकली तीन टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारा जो ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंस का, वो होता है हमारा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? जो हमारा ब्रेकडाउन है सब्सटेंस का वो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। सेकंड कम्स एरोबिक, देन एनएरोबिक। देखो जहां पे भी एन लग जाए ना मतलब कुछ उल्टा हो रहा है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जांपल देता हूँ। तुम गए भागने, तुम दौड़े 5 किलोमीटर, उसके आगे तुमने देखा तुम्हारे रिप के नीचे दर्द होने लग जाता है, हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो वो क्यों होता है? देखो क्यों, एक पॉइंट के बाद जो ऑक्सीजन है सप्लाई होती है मसल्स में वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मसल बहुत तेज वर्क कर रही होती है एज कम्पेयर टू जितनी उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है। तो उसके एब्सेंस में क्या होता है, जो हमारा मसल के जो सेल्स होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही ब्रेक करने लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके एनर्जी फॉर्म करने लग जाते हैं। और इसका एक बाय प्रोडक्ट बनता है हमारा, वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जहाँ पे भी प्रोड्यूस करेगा तो वहां पे हमारे दर्द होता है, थोड़ा सा क्रैम्प बन जाते हैं। तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल। तो देखो हम करते हैं दोनों में से कौन सा एफिशिएंट होगा, चलो तुम खुद लॉजिकली बताओ। एरोबिक रेस्पिरेशन एफिशिएंट होगा, क्यों? क्योंकि देखो ना, जब तक एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है हमारे शरीर पे कहीं दर्द नहीं हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में दर्द होना शुरू हो गया, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना। तो हाँ, तो एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन में ये मान लो हमारे, ये याद मत करना बट मैं नॉलेज के बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक साइकिल से। और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 6 ही बन पाते हैं। तो देख रहे हो तुम कितना ज्यादा डिफरेंस है। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई, एनारोबिक हो गई, और थर्ड हमारी होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज डन इन दी रिफाइनरीज जो अल्कोहल से डील करती हैं, जो अल्कोहल बनाती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं हमारी फर्मेंट, वो यूज करती हैं फर्मेंटेशन रिएक्शन। और ये मेनली ईस्ट में होती है। तो देखो फर्मेंटेशन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ग्रेप वाइन होगी, ग्रेप में वो ग्रेप को पीसते हैं, फिर उसके बाद उसमें वो ईस्ट डालते हैं, जो भी उनका माइक्रोब होता है वो डालते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं बहुत टाइम तक। वो क्या करता है, शुगर को तोड़ तोड़ के ना वहाँ पे इथेनॉल बना देता है, वहाँ पे अल्कोहल बना देता है। और वही हमारी वाइन और जितने भी अल्कोहल बेवरेजेस होती हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो वहीं से होता है। और अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि इनको लिखने का तरीका जानेंगे, जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ग्लूकोज, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी चीज की जो जड़ होती है खाना लेने की और खाना डाइजेस्ट करने की, वो होती है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि ये ब्रेक डाउन होता है हमारा एनर्जी में। नाउ ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये हमारा ब्रेक डाउन होता है एक सब्सटेंस में जिसको हम कहते हैं पायरुवेट, जो कि हमारा होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। देखो ये एक्स्ट्रा चीज होती है, लेकिन ना देखो जैसे यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी हम बैलेंस से लगा सकते हैं। तो पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, यहाँ पे 2x भी लगा सकते हो, जस्ट फॉर दी एक्स्ट्रा नॉलेज, है ना? एग्जामिनर को अच्छा भी लग सकता है।
और तुम्हें बताओगे, तुम इसके कंसेप्ट से याद करके देखो, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये हमारी रिएक्शन कहाँ पे होती है? ये होती है हमारी साइटोप्लाज्म में। नाउ मेन पार्ट कि इसकी आउटकम क्या आती है। देखो हमने अभी पढ़ा इसकी तीन आउटकम हो सकती है। पहला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट में, फर्मेंटेशन वाली, इन ईस्ट। और दूसरे नंबर पे आ गई हमारी, क्या आ गई? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो सही लेकिन बहुत कम है इन आर मसल सेल्स। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आ गई हमारी, क्या ही थर्ड नंबर पे, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बाय प्रोडक्ट क्या हो गए? हमने पढ़ा था ईस्ट क्या बना था? इथेनॉल, जो हमारा अल्कोहल होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। नाउ लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है? हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड, जिससे हमारे दर्द होता है शरीर में। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, थोड़ी सी ही लेकिन बनती जरूर है। नेक्स्ट, जब नॉर्मल हम क्या एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। देखो यहाँ पे बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। 11th में तुम इसमें भी बैलेंसिंग करोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द एटीपी। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था एटीपी के बारे में, हम यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। एटीपी इज स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखो जो एडीपी होती है हमारी, इट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखो डाई से ट्राई पे जाना है, डाई फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। दो फॉस्फेट में क्या ऐड करें? एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड करा, तो हमारा एटीपी बन गया। बस यही है रिएक्शन। और देखो जो इसको फॉस्फेट होता है ना, इसको हम लिखते हैं इनऑर्गेनिक, इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट विल गिव एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक और है कि जो हमारा टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज होती है एटीपी में, तो जब उसको हम इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक करते हैं, तो जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 30.5 किलो जूल पर मोल। देखो इसको याद करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट अभी की स्टेज के लिए नहीं है। But it is all about the, guys we have understood what ATP is and how ATP is formed और उससे कितनी एनर्जी निकलती है। Also ATP is called as, we have discussed in the last lecture, इसको क्या कहते हैं? It is called as the energy currency of our body. Now coming to the next part of this lecture which is the sources of oxygen। देखो जितने भी organisms होते हैं from simple to the complex organism need certain sources to get the oxygen। breathing करने के लिए एक special organs बने जाते हैं। with the increasing in complexity, with the increase in complexity, जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो नीड होती है वो बढ़ती रहती है। नाउ एग्जांपल देखो, जो हमारे सिंगल सेल्ड होते हैं, क्या वो कॉम्प्लेक्स होते हैं? क्या कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है उनपे? नहीं। अब जैसे वो मल्टी सेलुलर ले लो, जैसे हम खुद हो गए। देखो एक स्पेशल ऑर्गन है ब्रीदिंग के लिए, एक स्पेशल मैकेनिज्म है, स्पेशल पूरा प्रोसेस है ब्रीदिंग के लिए। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी इंक्रीज होती रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है। देखो एग्जांपल देखो, जैसे फिशेस के पास अपने खुद के गिल्स होते हैं, हमारे पास लंग्स हैं। जो हमारे थोड़े से कम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्किन के थ्रू लेते हैं, जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन। तो ऐसे ही जो हमारी, जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे ही जो नीड होती है स्पेशल ऑर्गन्स की ब्रीदिंग के लिए वो भी इंक्रीज होती रहती है। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द breathing pathway in human organism, which is also the one of the most interesting part of this topic। सो हम बिना किसी देरी के वो भी एकदम से समझ लेते हैं बिल्कुल डिटेल में। और उससे सबसे पहले जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी इसकी लेबलिंग सीखना। तो देखो
हम ना किसी भी जो हमारा ये जो एरिया होता है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ना। देखो मैं ड्रॉ नहीं करूंगी तो डायग्राम थोड़ा खराब सा हो जाएगा। तो देखो जो इस पोर्ट देख रहे हो जो हमारा ये पार्ट है, जो हमारा जो हमारा ये पार्ट है, इसके ऊपर वाले को कहेंगे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इसके नीचे वाले को हम कहेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो और अब हम इसी की ही लेबलिंग करना भी सीखेंगे। नाउ देखो जो हमारा ये होता है, ये हमारी नाक है, इसके अंदर कैविटी होती है, कैविटी इज एम्प्टी स्पेस। तो हम इसको कहेंगे हमारा नेजल कैविटी, है ना। और इसको कहेंगे हम अपना लेरिंग्स। लेरिंग्स इज दी वॉइस बॉक्स। ये हमारा लेरिंग्स होता है जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। और देख रहे हो ये जो सी टाइप है, ये जो सी टाइप है, ये ना कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं जो इंश्योर करती हैं कि जो हमारा ट्रैक्ट है वो कोलैप्स ना हो। उसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये ना एक सी शेप्ड रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की बनी हुई, जो इंश्योर करती हैं कि जो हमारा टेरिंग्स जो हमारा ट्रैकिया है, विंड पाइप है, वो कोलैप्स ना हो। और ये जो हमारा पूरा है पाइप, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। इसका नाम होता है ट्रैकिया, जिसको हम कहते हैं विंड पाइप। और ये होता है हमारा थ्रोट, जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स, है ना। और ये तो सबको ही पता है ये क्या है, ये हमारे लंग्स होते हैं। दीज आर लंग्स, दीज आर लंग्स। और देख रहे हो ये जो नीचे आके दो दो हिस्सों में ये जो हमारा डिवाइड हो गया है, इसको कहते हैं हम हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई। दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये जो देख रहे हो जो प्राइमरी ब्रोंकाई भी देख रहे हो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है, तो हम इसको कहते हैं ब्रोंकाई। और इसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, बट हम इसको सिंपलिरिटी के लिए ब्रोंकाई करेंगे, ब्रोंकाई। नाउ देखो ये जो जूम्ड इन डायग्राम में लेकर आए हो ना, इसको भी हम लेवलिंग सीखेंगे। देखो इसको हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हमारी नसें होती है ना, जब वो बिल्कुल माइन्यूट हिस्सों में हमारी बट जाती हैं, तो उन माइन्यूट हिस्सों को बटने को हम कहते हैं कैपिलरीज। उन पतली पतली नसों को हम कहते हैं कैपिलरीज। और क्योंकि ये लंग्स में, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरीज। और देखो ये जो गोले गोले से देख रहे हो, गोले गोले से हम इनको कहते हैं एल्वियोलाई। इनको हम कहेंगे अपना एल्वियोलाई। और देखो जो कैपिलरीज होती है ना, वो एल्वियोलाई को कवर करके रखती हैं, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज तो कैपिलरी से ही होगा ना। जो हमारी हवा है, जो हम ब्रीद इन करते हैं, वो इतने हिस्सों में बट बटा के एल्वियोलाई तक आती है, फिर एल्वियोलाई कैपिलरी को वो एयर ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाती हैं। तो जितनी भी हमारी एल्वियोलाई होती है ना, वो इन सब से हमारी कवर्ड रहती हैं। और देख लो जो स्पेस देख रहे हो, ये जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं एल्वियोलर सेक, एल्वियोलर सेक। तो ये हमारी लेबलिंग है पूरे इस डायग्राम की, जिसमें हमने सीखा कि जैसे हमारी जो डिफरेंट पार्ट है उसको लेबल करना सीखा। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने सबसे पहले क्या करा, दो हिस्सों में डिवाइड करा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और नीचे वाला लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और फिर हमने अपर वाले की लेबलिंग सीखी, फिर हमने लोअर वाले की लेबलिंग सीखी। और अब हम इसका सीखेंगे पाथवे। देखो बहुत इजी पाथवे होता है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, पता नहीं लोग क्यों उसको इतना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखो सांस लो, सांस कहाँ से गई, नोज से। नोज क्या है हमारी नेजल कैविटी, है ना। बहुत इजी है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से सांस क्या है, अंदर जाएगी। अंदर कैसे जाती है, देखो अंदर कहाँ से गई, फेरिंग से, है ना। नेजल कैविटी, देन हमारा ये फेरिंग्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फेरिंग्स। अब हमने नाक से सांस ली, फेरिंग्स पे गई। जो देखो फेरिंग्स जो है ना, हमारा कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर दोनों का। अब देखो इसके बाद हमारी हवा जो जाती है वो आती है लेरिंग्स पे। देखो अगर तुम्हें ये पाथवे अच्छे से समझ आना है तो तुम्हें ये जो डायग्राम है, इसको अच्छे से दोबारा रिपीट कर करके देखो, जो मैंने इसकी लेवलिंग बताई है।
इसके बाद क्या होगा, जो पूरा डायग्राम होगा ना वो तुम्हारे दिमाग में विजुअलाइज हो जाएगा। इसके बाद तुम लेबलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। लेबलिंग अच्छे तरीके से कर पाओगे, साथ-साथ जो पूरा प्रोसेस है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो नाउ कमिंग टू हमने नोज़, नेज़ल कैविटी से जो हमारी एयर है वो गई फेरिंग्स पे, फेरिंग्स से गई हमारी लैरिंग्स पे, जिसको हमने वॉइस बॉक्स भी कहा था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो क्या करता है, देखो यहाँ पे ना इस साइड में एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में इतनी डिटेल जानने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, जैसे ही हवा की बारी होती है ना, तो वो खुल जाता है। और जैसे ही वहाँ पे फूड की बारी आती है वो बंद हो जाता है। तो जो फूड है वो हमारा ईसोफेगस है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ईसोफेगस से हमारा पेट में चला जाता है। और जैसे ही वो खुलता है, जो जो हमारी हवा होती है वो हमारी अपने विंड पाइप से लंग्स में चली जाती है। इसलिए बोला जाता है कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती से दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो खाना चला जाएगा और हम चोक हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू, इससे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स से जो एयर है वो हमारी ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया में आई। ट्रैकिया के बाद जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक सी शेप्ड कार्टिलेनिजस, कार्टिलेनिजस, बहुत कॉम्प्लेक्स है नाम होता है यार, दो बार में निकलते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, है ना। देखो ट्रैकिया के बाद वो हमारी गई प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद गई वो हमारी ब्रोंकाई में। लेफ्ट में गई तो लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट में गई तो राइट ब्रोंकाई। और फिर उसके बाद हमारी गई ये ब्रोंक्यूल्स में। बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, तुम समझ रहे हो, देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जस्ट कि हम सांस ले पाए। और जो हम डेली इतने मतलब हर सेकंड सांस लेते हैं, हम कभी सोचते भी नहीं कि ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। देखो ब्रोंक्यूल्स के बाद गई वो एल्वियोलाई में, है ना। एल्वियोलाई के बाद गई वो हमारी कैपिलरीज में, जहाँ पे हमारा एक्सचेंज हुआ, जहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। कहाँ पे हुआ, कैपिलरीज में। कैपिलरीज में। और दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखो तुम्हें भी बस यहाँ पे वही लिखना है, और हमारा इसी के साथ लेक्चर खत्म हुआ। बट खत्म करने से पहले हम एक बार सब आंखें बंद करो और मेरे साथ साथ बोलना, विजुलाइज करना कि हमारी जो एयर है वो कैसे मूव करती है। एयर सबसे पहले आई नोज में, सांस ली, फिर उसके बाद गई वो फेरिंग्स में, फिर उसके बाद गई वो हमारी लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद गई हमारी ट्रैकिया में। ट्रैकिया कोलैप्स ना हो इसलिए वहां पे क्या होता है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। उसके बाद वो हमारी गई ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद अगर वो लेफ्ट लंग में या राइट लंग में जाएगी, इसके हिसाब से लेफ्ट ब्रोंकाई या फिर राइट ब्रोंकाई। उसके बाद गई वो हमारे ब्रोंक्यूल्स में, एल्विलाई में गई उसके बाद, और फिर फाइनली वो हमारी कैपिलरीज में जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। और with this guys we have completed our lecture। इसमें हमने सबसे पहले समझा, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या करा। सबसे पहले हमने इस लेक्चर में समझा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, कि जो रेस्पिरेशन है वो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, और जो ब्रीदिंग है वो हमारा एक मैकेनिकल प्रोसेस है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझा, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और जो फर्मेंटेशन है वो यीस्ट में होती है, जिसमें हमारा इथेनॉल बनता है। ग्लूकोज टूटने से सबसे पहले, ग्लूकोज टूटने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है पायरुवेट फॉर्मेशन। और पायरुवेट हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाता है ईस्ट में इथेनॉल, लैक ऑफ ऑक्सीजन में बनाता है लैक्टिक एसिड, जैसे हमारे मसल सेल्स में बनता है जब हम ओवरवर्क करते हैं। उसके बाद हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम नॉर्मल केस में एक्सेल करते हैं। नाउ कमिंग टू एटीपी। एटीपी की फॉर्म होती है हमारे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कैसे बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी प्लस पी विल गिव हमारा एटीपी। और एक एटीपी टूटने से हमारी 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमारी रिलीज होती है। उसके बाद हमने जाना कि ऑक्सीजन के सोर्सेज क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ कैसे हमारे जो ऑर्गन है वो कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन का जो हमारा डायग्राम था उसकी डिटेल में लेवलिंग सीखी, जिसको गाइस घर पे बिल्कुल जरूर ट्राई करना दोबारा से, तुम्हारा ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने जाना कि जो हमारा पाथवे है वो क्या होता है। और विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर। और हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन। और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हार्ट। हम हार्ट को समझेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे,
और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर को हम एकदम रैप अप कर देंगे रिमेनिंग चीज़ों के साथ। और विद दिस गाइस थैंक यू सो मच इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो और हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जॉइन द टेलीग्राम, जहाँ पे सारी इस लेक्चर की और पुराने सभी लेक्चर्स की पीडीएफ रेगुलरली अपलोड होती हैं, ताकि तुम बाद में रिवाइज और नोट्स बना सको। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।